नमस्कार सभी को। आज हम सीखने वाले हैं मच का यूसेज। मच के कितने प्रयोग हैं और कहाँ पर इसका यूज़ सही होता है, कहाँ पर इसका यूज़ गलत होता है। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि मच वर्ड जो हैं इंग्लिश के अंदर, ये मच वर्ड हमेशा किसी नाउन और किसी वस्तु की क्वांटिटी शो करता है, मात्रा बताता है। और जब ये किसी नाउन या वस्तु की मात्रा बताता है तब वो काम करता है डिटर्मिनर का। यानी कि डिटर्मिनर वो होते हैं जो किसी नाउन से पूर्व में लगकर उसको क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो मच हैं वो मच जब डिटर्मिनर का काम करेगा तब इसके बाद आने वाली जो नाउन है उस नाउन को वो क्या करेगा, उसको क्वालिफाई करके उसकी मात्रा बताएगा। और मात्रा जब बताएगा तब इसका क्या अर्थ निकलेगा, वो अर्थ निकलेगा कि वो मात्रा में ज़्यादा है या अधिक है। दूसरा इसका जो यूज़ होता है वो होता है एज अ एडवर्ब। और जब ये एज अ एडवर्ब यूज़ होता है तब ये किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब या किसी वर्ब, इन तीनों को क्वालिफाई करता है। और जब ये इन तीनों को क्वालिफाई करता है तब हम क्या होता है, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे डाउट्स और कन्फ्यूजन होते हैं कि कहाँ पर मच का यूज़ करना है, कहाँ पर वेरी का यूज़ करना है, कहाँ पर वेरी मच का यूज़ करना है, कहाँ पर टू मच का यूज़ करना है, कहाँ पर मच टू का यूज़ करना है। तो एज ए एडवर्ब के रूप में हम इसे पूरी तरह से पढ़ेंगे। पहले इसे डिटर्मिनर के रूप में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे एडवर्ब के रूप में पढ़ेंगे। और जब हम इसे एडवर्ब के रूप में पढ़ेंगे तो वेरी के साथ और टू के साथ, इन दोनों एडवर्ब के साथ इसका कंपैरिजन करते हुए इसके जितने भी रूल्स बनते हैं उन सब एक एक को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करते जाएंगे, जिसके बाद आपका जो कंसेप्ट है और इसके संबंध में जितने भी डाउट्स और कन्फ्यूजन हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो मीनिंग होती है वो मीनिंग होती है अ लॉट ऑफ या अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अर्थात ये केवल मात्रा बताता है। इसीलिए इसका मतलब होता है कि वो वस्तु, वो नाउन मात्रा में या तो ज़्यादा है, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारी, ज़्यादा, अधिक, या लार्ज क्वांटिटी ऑफ का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में। हिंदी में हम कहें तो अधिक या ज़्यादा इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले एज ए डिटर्मिनर इसके कितने एग्जाम्पल्स हैं और कहाँ किस सेंटेंस में इसका यूज़ होगा और किस सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा, ये रूल्स हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही क्लियर करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिया है, नंबर 1 में लिखा है आई हैवंट मच मनी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में अधिक धन नहीं है। मच मनी, अधिक धन। इसका मतलब यहाँ पे मच का यूज़ है एज ए डिटर्मिनर हुआ है। एज ए डिटर्मिनर क्यों हुआ है? क्योंकि मच के बाद आने वाला जो वर्ड है वो नाउन है और डिटर्मिनर के बाद हमेशा नाउन ही आता है। तो यहाँ मच की मात्रा बताई जा रही है, मच मनी यानी अधिक धन। तो आई हैवंट मच मनी, इसका मतलब मेरे पास में अधिक धन नहीं है। दूसरा सेंटेंस है हैव यू मच मनी, क्या तुम्हारे पास अधिक धन है? यहाँ पर भी मनी की ही मात्रा दिखाई जा रही है। अब इन दोनों से क्या समझ में आया? अभी हम तीसरा और देखते हैं। मच मिल्क वॉज वेस्टेड, यानी दूध जो था, अधिक दूध, वो वेस्ट किया गया। और चौथा सेंटेंस है यू मे टेक एज मच मिल्क एज यू लाइक, मतलब आप जितना चाहो उतना अधिक दूध जो है वो ले सकते हैं। अब ऊपरी तौर से देखने पर इसमें कोई अंतर आपको नज़र नहीं आ रहा। चारों के चारों जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें मच का यूज जो हुआ है वो नाउन के पूर्व हुआ है, और जो नाउन है वो हमेशा अनकाउंटेबल है, क्योंकि मात्रा किसी अनकाउंटेबल नाउन की होती है, काउंटेबल की नहीं होती। इसीलिए इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि मिल्क जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मनी जिसे हम गिन नहीं सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। और मच है वो अनकाउंटेबल की ही मात्रा बताता है, काउंटेबल की नहीं।
तो फिर काउंटेबल की मात्रा बतानी हो, संख्या बतानी हो, तब हम क्या करते हैं, तब मैनी का यूज़ करते हैं, और हम इसमें मैनी को साथ में नहीं ले रहे हैं। तो ऊपरी तौर से देखने पर तो इसमें कोई अंतर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब आप इसका फ्लैश देखो, मच का यूज किस स्थान पर हुआ है। सेंटेंस नंबर 1 में मच का यूज जो हुआ है वो मच का यूज हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह, और सेंटेंस नंबर 2 में भी इसका यूज हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह। सेंटेंस नंबर 3 में इसका यूज हुआ है सब्जेक्ट की जगह, और सेंटेंस नंबर 4 में इसका यूज हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह। जी हाँ, इसी में ही अंतर है, और ये अंतर ये है कि सेंटेंस नंबर फर्स्ट जो है आई हैवंट मच मनी, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस नंबर 2 जो है हैव यू मच मनी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अर्थात मच का यूज एज ए ऑब्जेक्ट हम कब कर सकते हैं, जब वह सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तब हम मच का यूज जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एज ए ऑब्जेक्ट हम मच का यूज नहीं कर सकते। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मच का यूज जो है एज ए ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में मच का यूज एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं। देखो नंबर 3 में, नंबर 3 में जो मच का यूज हुआ है वो एज ए सब्जेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे हुआ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं हुआ है। तो रूल नंबर 1 यही है कि मच का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है ऑब्जेक्ट की जगह, और अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट की जगह। अब नंबर 4 देखो आप, यहाँ पर सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, और मच का यूज किस स्थान पर हुआ है, मच का यूज ऑब्जेक्ट के स्थान पे हुआ है। जबकि हमारा रूल तो पहले ये बन चुका है कि ऑब्जेक्ट की जगह यूज हम कब करेंगे, जब सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ कैसे हुआ, यहाँ इसका मतलब दूसरा रूल ये है कि मच का यूज हम एज ए ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, कब, जब उसके पूर्व एज लगा हो। जी हाँ, और ऐसे कौन से वर्ड है जो मच के पूर्व लगा देने के बाद हम उसका जो यूज़ है वो कहाँ कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह कर सकते हैं। तो और ये वर्ड एज, हाउ, सो, इनके बाद हम मच का यूज़ एज ए ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। तो इस डिटर्मिनर के रूप में जब हम मच का यूज़ करते हैं तो ये 2 रूल हैं जो याद रखने हैं। अब डिटर्मिनर का यूज़ हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स एडवर्ब के रूप में मच का यूज़ किस तरह से होता है और उसका क्या मीनिंग निकलती है इस संबंध में है। तो एक एक करके शुरू करते हैं मच का यूज़ एडवर्ब के रूप में। नंबर 5, यू आर मच इंटेलिजेंट देन मोहन, अर्थात आप मोहन से अधिक इंटेलिजेंट हैं। दूसरा नंबर 6 पे सेंटेंस देखो, ही इज़ वेरी मच स्ट्रोंगर देन आई, यानी वह मुझसे बहुत अधिक स्ट्रोंगर हैं, क्योंकि यहाँ मच से पूर्व वेरी भी आया है तो हम यहाँ पर मच और वेरी मच दोनों को लेते हुए चल रहे हैं। तीसरा 7 नंबर पे लिखा है राम इज मच द बेस्ट बॉय इन द विलेज, यानी पूरे गांव में राम है वो बहुत अधिक या सर्वश्रेष्ठ लड़का है। नंबर 8 में लिखा है राम इज द वेरी बेस्ट बॉय इन द विलेज, यानी यहाँ पर भी राम जो है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लड़का है पूरे गांव के अंदर। अब यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, इन चारों सेंटेंस को देखो। प्रथम सेंटेंस के अंदर मच का यूज हुआ है वो हुआ है इंटेलिजेंट से पूर्व। दूसरे में वेरी मच का यूज हुआ है स्ट्रोंगर के पूर्व। तीसरे में मच का यूज हुआ है द बेस्ट के पूर्व, और 8वें में वेरी का यूज हुआ है द वेरी का यूज हुआ है बेस्ट से पूर्व।
तो अब हम यहाँ वेरी का कंपैरिजन साथ में करते हैं। अब यहाँ पर नंबर 5 में जो डिग्री है वो है कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ दो व्यक्तियों की तुलना यू और मोहन की आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। और जब तुलना की जाती है तब दोनों में से किसी एक को बताया जाता है अधिक या ज़्यादा, तब हम क्या करते हैं, उससे पूर्व मच का यूज़ करते हैं। तो मच का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व किया जाता है। रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर दूसरा क्या है, वेरी मच का यूज भी हम कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, जो कि नंबर 6 में है। नंबर 6 में ही का जो कंपैरिजन है वो आई के साथ हो रहा है, और इनकी जो डिग्री है स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री, उसके पहले आया है वेरी मच। तो वेरी मच का यूज बहुत अधिक के रूप में कर सकते हैं और केवल अधिक के रूप में मच का यूज कर सकते हैं। तो पहला रूल यही है कि मच और वेरी मच दोनों का ही यूज कंपैरेटिव डिग्री में कर सकते हैं। नंबर 7 में मच का यूज हुआ है वो हुआ है कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व नहीं, बल्कि ये देखो द बेस्ट लिखा है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हम मच का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तब क्या होगा, तब जो द है वो द से पूर्व आएगा मच, द के बाद नहीं आएगा। लेकिन जब मच के स्थान पे हम वेरी का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, तब वेरी जो है वह द और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में आता है। यहाँ पर देखो बेस्ट जो कि क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री कब होती है, जब पूरे समुदाय के अंदर किसी एक व्यक्ति को या पूरे किसी स्थान में किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाता है या सबसे निम्न बताया जाता है, तब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो पूरे गांव के अंदर राम जो है वो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ लड़का है, इसीलिए इस सुपरलेटिव डिग्री को भी जब हम और अधिक कहना चाहे तब उसके पूर्व मच का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मच का यूज हुआ है द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व, लेकिन मच की जगह जब हम वेरी का यूज करते हैं तब वेरी जो है वो द और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में आएगा, पहले नहीं आएगा। दोनों में यही अंतर है। तो मच का यूज भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हो सकता है और मच के स्थान पे वेरी का भी हो सकता है। दोनों में फ़र्क ये है कि वेरी आर्टिकल द के बाद आएगा, जबकि मच जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के जो आर्टिकल लगता है द, उससे पहले आएगा, न कि बाद में। अब देखते हैं नो नंबर सेंटेंस। नो नंबर सेंटेंस है शी टॉक्स मच बट डज नथिंग। नंबर 10 में लिखा है शी वॉज मच सरप्राइज्ड, और नंबर 11 लिखा है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो इनमें क्या अंतर है, तो सबसे पहले 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में जो अंतर है, 9 नंबर में कोई अंतर नहीं है। 9 नंबर केवल क्या कह रहा है कि वह बातें तो अधिक करती है लेकिन करती कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मच है वो मच केवल इस टॉक को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, दूसरी कोई बात नहीं है। और एक बात ये है कि ये इसका जो मच का जो यूज़ है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। दूसरा, मच 10 नंबर सेंटेंस में जो लिखा है ये मच किसको क्वालिफाई कर रहा है, अब यहाँ पे ये जो मच है ये सरप्राइज्ड को क्वालिफाई कर रहा है। वो सरप्राइज्ड क्या है, एडजेक्टिव है। 11 में क्या लिखा है, 11 में वेरी लिखा है, और वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, इंटरेस्टिंग को कर रहा है। तो फिर क्या यहाँ पर मच नहीं लगा सकते या यहाँ पर वेरी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। कारण ये है कि जब किसी वर्ब को क्वालिफाई किया जाता है तब हमेशा मच से ही क्वालिफाई किया जाएगा, वेरी से नहीं। और नंबर 10 में ये रूल है कि सरप्राइज्ड जो हैं वो पास्ट पार्टिसिपल है। देखो 2 प्रकार की वर्ब होती है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव का काम करे तो वो क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल को जब हम क्वालिफाई करते हैं तब मच लगाते हैं, वेरी नहीं। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की चौथी फॉर्म होती है, जो आईएनजी लगाने से बनती है और एडजेक्टिव का काम करती है, उसको जब हम क्वालिफाई करते हैं तो वेरी से करते हैं। इसका मतलब, इसका रूल ये है
कि मच हमेशा पास्ट पार्टिसिपल को क्वालिफाई करता है और वेरी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्वालिफाई कर रहा है। अब एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य ये है, जो कि नोट लगा के लिखी हुई है, कि वेरी जो है वो भी पास्ट पार्टिसिपल को क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन सभी को नहीं, केवल ये जो नोट में लिखी है इन्हीं को ही। और वो है वेरी प्लीज्ड, ऐसा हम लिख सकते हैं, वेरी टायर्ड लिख सकते हैं, वेरी डिजेक्टेड लिख सकते हैं, वेरी कंटेंटेड लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि 10 नंबर में लिखा है शी वॉज मच सरप्राइज्ड, इसकी जगह शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड लिखेंगे तो वह सेंटेंस गलत होगा। और जैसा कि 11 में लिखा है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी जगह हम इट इज़ मच इंटरेस्टिंग लिखेंगे तो वो गलत होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इस ऐसे लिख सकते हैं कि आई एम मच इंटरेस्टेड, क्योंकि इंटरेस्टेड जो है वो फर्स्ट पार्टिसिपल है, जबकि इंटरेस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आपको ये अंतर जो दोनों में है, मच और वेरी, किसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सी एडजेक्टिव को कौन सी को नहीं, ये समझ में आ चुका होगा। अब हम इस मच का यूज कुछ अन्य जो मच के साथ में, जैसे वेरी लगाने से वेरी मच और मच, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस प्रयोग को लेते हैं। नंबर 1 में लिखा है आई लाइक हिम वेरी मच और नंबर 2 में लिखा है आई डोंट लाइक हिम मच। अब एक में वेरी मच लिखा है, एक में केवल मच लिखा है, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि आई लाइक हिम मच, या हम ऐसा नहीं कह सकते आई डोंट लाइक हिम वेरी मच? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वेरी मच का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में केवल मच का यूज होगा, वेरी मच का यूज नहीं होगा। तो मच और वेरी मच में यही डिफरेंस है। वेरी मच का यूज आप अफर्मेटिव सेंटेंस में करें और केवल मच का जो यूज है वो आप नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव में करें। आगे हम मच का कंपैरिजन किसी और से लेते हैं। अब हम लेते हैं वेरी मच और टू मच, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक वेरी मच और एक टू मच। वेरी मच का मतलब बहुत अधिक होता है, टू मच का मतलब भी बहुत अधिक होता है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में अंतर ये है कि वेरी मच है वो पॉजिटिव सेंस देता है, जबकि टू मच जो है वो नेगेटिव सेंस देता है। अर्थात टू का यूज़ हम पहले देख चुके हैं कि टू नेगेटिव सेंस देता है। टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये इन एग्जाम्पल्स को देखने से समझ में आएगा। सबसे पहला लिखा है आई एम वेरी मच obliged टू माई फ्रेंड। दूसरा लिखा है इट गिव्स मी टू मच पेन। तो पहला जो सेंटेंस है इसमें लिखा है कि मैं मेरे मित्र के प्रति मच obliged यानी बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ या ऋणी हूँ, जबकि दूसरे में लिखा है इट गिव्स मी, ये मुझे देता है टू मच पेन, बहुत अधिक दर्द, दर्द अधिक देता है जितना कि नहीं देना चाहिए। तो दूसरे में नेगेटिव सेंस दे रहा है और पहले में क्या दे रहा है, पहले में पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ये दोनों में फ़र्क है। और एक और फ़र्क है, टू मच के बाद नाउन आई है, अर्थात टू मच किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, जबकि वेरी मच ऑब्लाइज्ड यानी एडजेक्टिव को कर रहा है। तो दोनों में ये फ़र्क है। अब हम कंपैरिजन देखते हैं टू मच और मच टू, इन दोनों में क्या फ़र्क है, टू मच और मच टू। क्या टू मच की जगह मच टू लिखे या मच टू की जगह टू मच लिखे, इसमें कोई अंतर है? बिल्कुल है। सेंटेंस नंबर 1 लिखा है इट गिव्स मी टू मच पेन, ये मुझे बहुत अधिक, टू मच बहुत अधिक पेन देता है। दूसरा लिखा है इट इज़ मच टू पेनफुल, ये बहुत अधिक पेनफुल है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क देखो, यहीं से समझ में आ रहा है कि टू मच का यूज़ हो रहा था नाउन से पूर्व, जबकि मच टू का हो रहा है एडजेक्टिव के पूर्व। या टू मच के बाद पेन क्या आया है, पेन, और पेन क्या है, पेन यानी दर्द, नाउन है, जबकि पेनफुल, पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक, यानी कि
एडजेक्टिव है। तो इन दोनों में अंतर यही है टू मच और मच टू में, कि टू मच के बाद नाउन आनी चाहिए, ये नाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि मच टू जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, न कि नाउन को।